अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सेट से रिलेटेड टॉपिक एक कवर करेंगे जो मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 1.3 में हेल्पफुल होगा और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर 1 सेट्स में ये हेल्प करेगा। तो टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर्स। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स हम पैरेंथेसिस या हम इसको राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में सेट्स की तरह बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स होंगे। पहले कंपोनेंट को हम कहेंगे, हम जो है वो नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, या फर्स्ट कंपोनेंट उसको कहते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर जो y से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको हम सेकंड कंपोनेंट कहते हैं। और दोनों में सेपरेशन करने के लिए, दोनों कंपोनेंट्स में अगर हमें सेपरेशन करनी होती है तो हम कॉमा यूज करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स की एप्लीकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होते हैं ग्राफ में। ग्राफ में किस तरह से यूज होते हैं कि कभी भी हमें अगर कोई एक पॉइंट का ये बताना होगा कि ग्राफ में एक पॉइंट कहां पर लोकेट कर रहा है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम नॉर्मली एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, तो उसकी वैल्यू को शो करेगा। जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमेशा वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम नॉर्मली वाई एक्सिस कहते हैं, उसकी वैल्यू को सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 12,5, तो अब मुझे सबसे पहले हमेशा अपने ओरिजिन पॉइंट, जो कि यहाँ पर आपके पास जिसमें x की वैल्यू भी 0 होती है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ओरिजिन। तो हम हमेशा अपनी स्टार्टिंग जो है वो किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर तक की वैल्यू तक पहुंचने के लिए, पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम स्टार्ट हमेशा 0 से ही करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर तक पहुंचना है तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्ड पेयर हमें 12 यूनिट्स या 12 स्टेप्स एक्स एक्सिस में मूव करना है। तो एक्स एक्सिस में हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहां पर नंबर्स पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पर हम 12 तक जो है वो मूव करेंगे। फिर उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू 5 गिवन है। 5 का मतलब ये है कि अब हमें इस 12 के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें 5 वैल्यूज जो है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में जाना है। तो y एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा वर्टिकल होती है। तो पहले हम पहले कंपोनेंट के वैल्यू तक पहुंचे 12, अब उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसी वैल्यू से, विच इज 5। तो ये हम देखें 12,5 के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उसका ऑर्डर भी जरूरी होता है कि अगर आपने 12,5 लिखा है तो ये कभी भी 5,12 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा याद रखें फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वर्टिकल एक्सिस को। दूसरी बात ये कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स में मोर देन टू एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेट्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स में अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर्स डिफाइन किया तो वो किसी पैरेंथेसिस में डिफाइंड ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज अ सेट एंड दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, नहीं कह सकते हम इसको। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स किस किस तरह से डिफाइन होते हैं। जैसे कि हम 1,1 नंबर्स की फॉर्म में हम ऑर्डर्ड पेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक और ऑर्डर्ड पेयर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया जिसमें हमें फर्स्ट कंपोनेंट एक एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज x-2। इट मींस कि ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है और उसमें कोई सिंगल वैल्यू भी लिखी जा सकती है। दैट इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज आफ्टर कॉमा देयर इज अ सेकंड कंपोनेंट। इसी तरह से मैंने एक और ऑर्डर्ड पेयर बनाया जिसमें एक
फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है और सेकंड कंपोनेंट आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को या हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट को हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल ही कह सकते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट के ही इक्वल होगा। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट इक्वल होगा, अगर हम उसको इक्वेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंपोनेंट के ही इक्वल इक्वेट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर से दो इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे कि पहली इक्वेशन बन गई x - 2 that is equal to 4 and with the help of second component of both of the ordered pairs हम ये कह सकते हैं कि y is equal to 6। अब ये हमने क्या किया, जब हमें गिवन था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास इक्वल हैं, इसका मतलब कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं और सेकंड कंपोनेंट आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम सेट्स में किस तरह यूज करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखते हैं कि हम जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट नॉर्मल वे में मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन होती है उस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि अब जो रिजल्ट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसमें हम रिजल्ट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिजल्ट लिखा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक सेट गिवन है a, दूसरा सेट गिवन है b। अब मैं चाहता हूं कि मैं a मल्टीप्लाई बाय b, इट मींस कि दो सेट्स a एंड b को मल्टीप्लाई करूं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन अब इस तरह नहीं होगी कि मैं 1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1a आंसर आ जाए, या a मल्टीप्लाई बाय 1a आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब हमें रिजल्ट्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तकरीबन उसी तरह का मेथड है, लेकिन आंसर हम उस फॉर्म में नहीं लिखते। मेथड क्या है कि हम सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, देन वी विल मल्टीप्लाई व्हेन वी विल टेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट with all of the elements of the second set। अच्छा, अब याद रखें जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर में ये वर्ड जो ऑर्डर्ड का आ रहा है उससे हमें ये साफ जाहिर है कि यहाँ पर ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके पास जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट की जगह ही लेंगे। इसी तरह सेकंड सेट के जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो हमेशा सेकंड कंपोनेंट की जगह पर ही लिखे जाएंगे। आपने 1 को a से जब मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने आंसर लिखा, दैट विल बी 1, a। फिर 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो 1, b। फिर 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2, a एंड 2, b। सिमिलरली 3, a एंड 3, b। तो ऑर्डर्ड पेयर इसलिए जो है वो यहाँ पर ऑर्डर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप वैल्यूज को चेंज कर दें तो आपके पास कभी भी उस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर आप नहीं पहुंच सकेंगे जिस पर पहुंचना चाहिए। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसमें एक सेट गिवन है। अब अगर सिर्फ एक सेट गिवन है तो आपसे कहा जाए कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो आपको उस सेट को विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर एक सेट A गिवन था तो हमने A को A से ही मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है कि हम पहले एक एलिमेंट लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट सेट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एलिमेंट्स के साथ, 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। मैंने तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली
2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,1, 2,2 एंड 2,3। क्या बच्चों यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया हमारा? नो, हमारे पास थर्ड एलिमेंट अभी भी रहता है। तो जब थर्ड एलिमेंट रहता है तो इसका मतलब हमें थर्ड एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लेते हैं अपने पास कि और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, 3,1, then we will have 3,2, then we will have 3,3। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स में से कोई एम्प्टी सेट है, तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एम्प्टी होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो x, y, z, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें विद 0, तो आंसर क्या आता है? Any number multiplied by 0 will give you the answer of 0. Similarly, any set having infinite or finite elements will be, if that set will multiply by an empty set, so the answer will be an empty set. ये भी हम बात कर चुके हैं कि कभी भी a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल नहीं होगा। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाई, a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया था, और अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से b मल्टीप्लाई बाय a का रिजल्ट फाइंड आउट करूं, जैसे कि हमें गिवन सेट्स पता है कि b सेट है हमारे पास a, b, then we have a set which is 1, 2, 3। अब क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यूज बनेंगे और सेकंड सेट के एलिमेंट्स हमेशा सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर की जगह पर आएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास a, 1। याद रखें बच्चों, ऑर्डर का ख्याल बहुत जरूरी है। अगर आप ऑर्डर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके पास आप देख सकते हैं कि इस तरह से आंसर्स, ए को हमने पहले सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, अब हम बी एलिमेंट को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा b मल्टीप्लाई बाय a का। अब आप ये देख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b का रिजल्ट आपके पास 1, a, 1, b एंड 2, a एंड 2, b था। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज बताता हूँ। वो वैल्यूज लेट सपोज कि अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो किस तरह से प्लॉट होंगी। मैंने एक एग्जांपल ली, आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया 3,5, फिर मैंने कहा कि आप ये वाला पॉइंट प्लॉट करें और इसी तरह से 5,3 प्लॉट करके दिखाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन को हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो हमने इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को के लिए यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्लॉट किया। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दैट इज x, एंड वी हैव अ वर्टिकल एक्सिस व्हिच इज y। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये मेरे पास 1 है, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, मैं एक रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 and 5। Similarly we have 1, 2, 3, 4 and 5। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपको वो प्लॉट करके दिखाऊं तो ये आपके पास जो 3,5 है वो कहाँ पर प्लॉट होगा, 1, 2 and 3। सबसे पहले हम x एक्सिस पर 3 यूनिट्स मूव किया हमने, अब इसी वैल्यू से हमें y एक्सिस पर 5 यूनिट्स मूव करना है। सो दिस इज 1, 2, 3
4 एंड 5। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 ये पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर लोकेट कर रहा है। इसी तरह से अब अगर मैं आपको 5,3 बनाकर दिखाऊं तो 5,3 के लिए हमें स्टार्टिंग ओरिजिन से करनी होगी। हम 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स हमने मूव किया। अब इसी 5 से हमें 3 यूनिट्स अबव मूव करना है। तो ये आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो 5,3 यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर का आंसर लिखें तो उसके ऑर्डर का, कंपोनेंट के ऑर्डर्स का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हमेशा फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पर आएंगे और सेकंड सेट के एलिमेंट्स हमेशा सेकंड कंपोनेंट की जगह पर आएंगे। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपके आंसर्स कभी भी रॉन्ग कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कीजिएगा और ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा पैरेंथेसिस या फिर आप राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं तो राउंड ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करने हैं हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अक्सर जो है वो बच्चे सॉल्व करते हुए, सॉल्यूशन लिखते वक्त इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो उनके आंसर्स जो है वो रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।